हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, अभी का टॉपिक देख रहे हैं वह है एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है कि 15% प्रति वर्ष की दर से 1.1/4 वर्ष के लिए इतना रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी यदि ब्याज 5 मासिक रूप से संयोजित होती है। तो बोल रहा है कि 15% प्रति वर्ष की दर से 1.1/4 वर्ष के लिए 8192 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना। तो देखिए साथियों, 5 मासिक रूप से 5 मासिक से, तो मतलब कि 5 मासिक समय कितना दिया है 4.1/4, यानी समय कितना हुआ 5/4 को 12 से गुना किए हैं, यानी 4×3=12। 15 महीना का हमें निकालना है, तो 15 मंथ का हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 15 और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे गणना होगा, 55 मंथ पर होगा। 55 मंथ का 3 साइकिल बनेगा, 55 मंथ का 3 साइकिल बनेगा 55 मंथ का। तो 15 महीना हो गया। देखिए 15 महीना का निकालना है टाइम, इसको ये जो वर्ष में दिया था इसको क्या किया मंथ में करिए, तो 15 मंथ निकला। और 5 मासिक 55 महीना का साइकिल चलेगा, और 15% रेट क्या है 15%, कितना है 12 महीना का, 12 मंथ का 15% है। तो 5 महीना का कितना होगा साथियों, 5 महीना का, तो 5 महीना का निकालते हैं यहाँ से, 3 से 3 × 12, 3 से 5 दिया 15, यानी 25/4% लगा, 25/4%। हाँ, यानी कहने का मतलब कि 15% था, क्या था वार्षिक था, लेकिन 5 महीना में कितना हो गया यहाँ 25/4% से हिसाब से लगेगा। तो 3 साइकिल चलेगा, तो 3 साइकिल चलाते हैं। तो देखिए पहला तो कि 25.4% को क्या लिख सकते हैं 25/4 गुना 100, फ्रैक्शन वैल्यू में 25×400, यानी 1/16 लिखते हैं। यानी पहला वर्ष यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, यानी 8192 का 16%, 1/16%, तो 16×5 80, और 16×5 80 हो गया। और क्या लगेगा 1 उतारे 9, 16 से यदि भाग लगाते हैं 16×5 80, 1 बचा 9 उतारे 16 कम 16, और 16×2 32, यानी हमारा 512 है। पहला वर्ष 512 है, तो दूसरा वर्ष भी समान रहेगा। दूसरा वर्ष 3 बार चलेंगे तो 512। अब देखिए 512 को 1/16% लगेगा, 1/16, तो 16 48, और 48 3 51, तो 16×2 16×3 48, 3 51 32। दूसरा वर्ष कितना होगा 64। फिर अगला 32 का 1/16, यानी 2 रुपया हो गया, यानी 2 यहाँ पर हो गया। अब जोड़ते हैं, तो इसका 1/16 ले रहे हैं, 1/16 ले रहे हैं, तो 2 2 4 2 6, और 2 1 3, और 5 3 15, यहाँ से कितना हो गया 4 2 6 6 3 9, और यहाँ से 2, तब जोड़ते हैं 1536 + 96 + 2 6 6 8 8 2 10 9 3 12 6 6 12 12 2 14 आ गया, 9 3 12 1 13 5 1 6, यानी 1664 रुपये हमारा क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो हम कैसे निकालें, ट्री मेथड के उपयोग करके, ट्री मेथड का उपयोग करके हम निकालें कि 3 सर्कल चलेगा। और नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या जो 25.4% का ही दर से 3 बार इसको चलाइए, मतलब कि ए बी फार्मूला पर इसको निकालिए। तो 25% + 25/4 × 25/4, और टोटल प्रतिशत 2 सर्किल चला, फिर एक बार और सर्किल चलाइए, तो ऐसे भी बना सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे कीजिए, 1/16 आया ना फ्रैक्शन, यानी 16 से 17 रहा होगा पहला बार मूलधन, दूसरा बार भी 16 से 17, तीसरा बार भी 16 से 17, तो कितना 16 के क्यू 4096, 17 का क्यू 4913 होता है, 4913। तो यहाँ से कितना आया, यहाँ मूलधन हमारा कितना दिया है 8192, यानी कितना गुना 2 गुना पर 6 दूनी 12 9 दूनी 18 1 9 4 दूनी, तो इसका ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला, मूलधन इतना था और ब्याज मतलब कि अमाउंट इतना आ गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, इसको घटाते हैं तो 7 6 13, यहाँ बच गया 10, 10 में से 9 गया 1, यानी 817 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 थी, यहाँ कितना 817 यूनिट था, तो दुगना इसको कर देंगे क्योंकि 2 यूनिट दुगना पर इतना आ रहा है, तो इसको 17 दूनी 34 8 दूनी 16, यानी कहने का मतलब हमारा क्या क्या
कि हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आया जो कितना है 1634 रुपये आया। तो इस तरह आप समझ गए होंगे चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला का यूज करके बनाएं। और नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, अमाउंट बराबर कितना होता है P 1 + R/100 और कितने वर्ष में 3 साइकिल में चलेगा। मूलधन दिया हुआ है 8101 में और 1 + R कितना निकालें, R बराबर 25/4%, 25/4%। तो R बराबर 25/4%/100 और इसका 4 25 यानी 8192 गुना 1 + 1/16 के पावर क्यू करते हैं। तो यहाँ से 8192 ये क्या होगा 17/16 गुने 17/16 गुने 17/16। यही जो हमारा आएगा ये 16 से कट जाएगा, 16 से 16 कटेगा तो 2 मरतबे कटेगा और इसको क्या हो जाएगा 4900। यहाँ से क्या आएगा साथियों 16 से पूरा कट जाएगा, 16 के स्क्वायर 16 का 4096 ना आता है। तो यहाँ से काट दिया जाता है, अमाउंट आ गया ना, अमाउंट आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 16 एकम देखिए ना 16 × 25 80, 16 एकम 16, 16 × 25 80, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, फिर 16 से कटेगा 16 × 48, 16 × 48, 48 और 3 16 दूनी 32, फिर 16 से कटे 2 मरतबे, 17 का स्क्वायर 17 के क्यूब कितना होता है, 17 के क्यूब 4913, 4913 को 2 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4913 से देखिए कितना आएगा, 3 दूनी 6, 13 दूनी 6, 39 दूनी 98, इतना आया 9826। हमारा कितना था मूलधन कितना था जी, मतलब में मूलधन ये 8 1 9 2, तो 6 में से 2 गया 4 9 3 12 यह कितना गया 6 1 यानी 1634 रुपये। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 3 तरीका इसमें देखें, आप जिसको मन से आप जिसका यूज कर सकते हैं। या तो अमाउंट बराबर P1 + R/100 के पावर n क्या होता है नंबर, यहाँ n कितना दिखाता है नंबर ऑफ वर्ष को बताता है, वर्ष को बताता है वर्ष को। तो यहाँ क्या है 5 मासिक है, मतलब 5 महीना का 3 साइकिल चलेगा, 5 महीना का 5 मंथ का 3 साइकिल 5 मंथ का, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया 5 मासिक रूप से संयोजित है और टाइम कितना दिया 4.1/4 यानी 5/4 मंथ 5/4 यानी इसको महीना इसको मंथ में बनाना है यानी 15 मंथ है, यानी 3 साइकिल चलेगा 5 महीना का। तो इस फार्मूला से यानी n बराबर यहाँ का 3 रखिएगा, r बराबर यहाँ कितना दिया r दिया है 15%, लेकिन ये 15% प्रति वर्ष के हिसाब से है। तो 5 महीना का कितना हो जाएगा, 5 महीना का 5 मंथ के लिए कितना हो जाएगा 5/12 गुने 5 मंथ के लिए, 3 से काटे 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 4 यानी 25/4%, 5 कितना के लिए 5 मंथ के लिए 25/4%। तो आर का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से अमाउंट आ गया, अमाउंट जाएगा तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, अमाउंट माइनस पी यानी मिश्र धन माइनस मूलधन कर देंगे तो हमारा क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकाला। इस तरह से पहला प्रश्न ऐसे भी बना सकते हैं। नहीं तो आपको जो दर आया ये दर आया इसको फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 25/4 गुना 100 यानी 25/4 यानी 1/16 आया। यानी यदि मान ली कि मूलधन रहा होगा P और इधर अमाउंट लिखते हैं, पहला वर्ष P मूलधन 16 रुपये रहेगा तो अगला वर्ष 17 रुपये होगा, पहला वर्ष 16 तो 17, 16 से 17 यानी 3 वर्ष चलेगा, 5 महीना का 3 साइकिल चलेगा। तो 16 के क्यू 4096 होता है, 17 के क्यू 4913 और हमारा दिया है मूलधन यहाँ पर कितना 8192। तो इसका कितने पर 2 गुना पर, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे, इसका भी 2 गुना कर देंगे तो हमारा मिश्र धन आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना गुना चक्रवृद्धि कितना ज़्यादा हो रहा है, ये मूलधन है ये अमाउंट है, तो हमारा कितना अधिक हो गया था 713 और 817। तो यहाँ से क्या 2 गुना पर, तो 2 गुना पर हमारा 17 दूनी 34 8 दूनी 16 हमारा इतना क्या आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं और नहीं तो फिर क्या एक ये वाला बताएं इफ़ेक्टिव मेथड से भी बना सकते हैं 25/4% फिर 25/4% प्लस 25/4 × 25/4 बटा 100 कीजिएगा, फिर 2 बार लगाएं, फिर एक बार और लगाइए 50/4%, यहाँ हो जाएगा कितना 625/400। तो यहाँ 2 बार इफेक्टिव रेशियो निकालना पड़ेगा, 2 बार इफेक्टिव रेशियो निकाल कर भी आप बना सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई, एक नदी में दो बिंदु हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या है साथियों? एक्स वाई, एक नदी में दो बिंदु है, पी बिंदु पी और क्यू सीधी रेखा एक्स वाई को 3 बराबर भागों में बांटती है। पी और क्यू 3 बराबर भागों में बांटती है, यानी एक्स यानी ये डी हुआ तो ये डी हुआ, ये डी हुआ। यदि नदी एक्स वाई की ओर बहती है और एक नाव द्वारा एक्स से क्यू और वाई से क्यू तक बहने में लगने वाला समय का अनुपात, एक नाव द्वारा एक्स से क्यू, नाव कैसे नदी बह रही है एक्स से वाई की ओर, और नदी एक्स वाई की ओर बहती है, और एक नाव द्वारा एक्स से क्यू और वाई से क्यू तक बहने में लगने वाला समय का अनुपात दिया है। तो धारा के अनुकूल नाव की गति और नदी की धारा की गति, तो धारा के अनुकूल नाव की गति और नदी की धारा की गति का अनुपात बता रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ तो हो गया ये वाला क्वेश्चन जो कहा, जो बोल दिए कि दो वो बिंदु है, एक नदी एक्स और वाई, एक नदी में दो बिंदु है, एक नदी है, यहाँ नदी माने ये नदी है कोई भी नदी, और एक्स वाई दो गो बिंदु है, और पी और क्यू सीधी रेखा एक्स वाई को ये जो एक्स वाई है उसको पी और क्यू सीधी रेखा 3 भागों में जो बराबर भागों में बांटती है। कैसे बांटती है? तो बराबर भागों में बांटती है, और नदी एक्स वाई की ओर बहती है, और एक नाव एक्स से क्यू और वाई से क्यू तक बहने में लगने वाला समय का अनुपात दिया हुआ है। तो जैसे नदी जब एक्स से क्यू तक बही तो किस दिशा में बही? धारा की दिशा में बही, तो यानी 2D डिस्टेंस कवर किया होगा। और स्ट्रीम यानी कि जो नदी की धारा है बोट, यानी नाव का गति, बोट प्लस स्ट्रीम बराबर कितना होगा? 4x होगा। आप दूसरा कहाँ से आया? y से q, यानी y से q मतलब क्या आ गया? y का मान आ गया, यानी कितना आएगा? केवल d चला होगा, तो d बराबर कितना होगा? b बोट का स्ट्रीम माइनस स्पीड x का, यानी 5x हो जाएगा। क्योंकि देखिए नाव की गति होगा, ये धारा की चलाओ। जब हमें आपको कुछ बताते हैं कि नाव जब धारा की दिशा में चलता, नाव धारा की दिशा में, यहाँ पर मानते हैं नाव की गति यदि b माने और धारा की गति x माने, धारा की गति क्या माने? x माने, तो नाव धारा की दिशा में चला, तो दिशा में चला तो कितना हो जाएगा साथियों? दोनों का योग हो जाएगा, क्योंकि दोनों सपोर्ट करेगा, धारा भी इसको सपोर्ट करेगा चलने में। नाव तो खुद चल ही रहा है लेकिन धारा उसको सपोर्ट करेगा तो समय कम लगेगा। और नाव विपरीत दिशा में यदि चलता है, विपरीत दिशा में चलता है तो कितना हो जाएगा साथियों? b माइनस एस हो जाएगा। और यही दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो हम भी यही करते हैं, दोनों का अनुपात दिया हुआ है तो दोनों का अनुपात से डिवाइड कर देते हैं। दोनों का यहाँ से फर्स्ट मानते हैं, यहाँ से सेकंड मानते हैं, तो फर्स्ट डिवाइड सेकंड, पहला को दूसरा से डिवाइड करते हैं, तो d बटा b माइनस एस बराबर 4x बटा 5x। अब यहाँ से कितना हो गया साथियों? 2d बटा b प्लस एक्स गुना b माइनस एक्स और बटा d। अब बराबर यहाँ से कितना होगा? 4 बटा 5, x से तो काट सकते हैं, यहाँ से d भी गया, यहाँ से 2 काटिएगा तो 2 दूनी 4, यानी कितना बचा? b माइनस एस है, अब बटा b प्लस एस बराबर कितना है? 2 बटा 5। अब 5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 5 टाइम्स ऑफ b माइनस एक्स बराबर 2 टाइम्स ऑफ b प्लस एक्स। यहाँ से कितना गया? 5b माइनस 25 बराबर 2b प्लस 2x। यहाँ पर 5b माइनस 2s है, यहाँ पर लिखते हैं अब इसको साथियों, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 5b माइनस 5s बराबर 2b प्लस 2s। अब यहाँ से देखिए 5 में से 2 गया, b वाला एक साथ लाते हैं तो 5b माइनस 2b बराबर 3b बराबर 2s प्लस 5s, यानी 3b बराबर 7s, यानी b बटा s, यानी बोट का गति यदि 7 है तो स्ट्रीम का गति यानी धारा की गति 3 है। तो हमको क्या बोला? धारा के अनुकूल नाव की गति कितना होगा? धारा के अनुकूल
अनुकूल नाव की गति, अनुकूल करने का मतलब कि उसी के दिशा में अनुकूल, जिस दिशा में नाव चल रहा है उसी दिशा में भी धारा चल रहा है, तो इसका गति कितना हो जाएगा, जितना नाव का गति हो धारा की गति दोनों का योग यानी 10 हो गया। अब बोल रहा है कि नदी की धारा की गति, नदी की धारा की गति, तो धारा की गति कितना होगा, धारा की गति एस बराबर कितना निकालें, एस बराबर 3 निकालें, तो हमारा 3 आया। दोनों का अनुपात कितना होगा, अनुपात कितना होगा, 10/3, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 10/3, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ याद रखने वाला पॉइंट था कि जब नाव एक नाव ये है, ये एक नाव है, ठीक है साथियों, ये पानी है, ठीक है, ये नाव जा रहा है एक किलोमीटर पर आवर से, मतलब कि, और ये मान लीजिए गति भी मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर। तो जब सेम दिशा में चल रहा है, जब धारा के दिशा में ही चल रहा है, धारा की दिशा में चल रहा है, तो देखिए आप ऐसे भी सोचिए, नाव खुद चल रहा है, इसका अपना गति होगा, धारा की भी कुछ गति होगा। ये मान सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू नाव की गति, नाव से जो धारा की गति होगा कम होगा, लेकिन तो कुछ तो सपोर्ट करेगा उसे चलने में, तो यानी दोनों का गति क्या होगा, योग हो जाएगा, मतलब दोनों का गति का योग के बराबर होगा। लेकिन जब यही विपरीत दिशा में यदि चले, विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा साथियों, नाव की जो गति ज़्यादा हो जाएगा। जब विपरीत दिशा में चले, ये नाव ऐसे चले, तो विपरीत दिशा में नाव की गति ज़्यादा ऐसे भी होगा धारा की गति से, a-b हो जाएगा। ये बात याद रखने वाला, यही इसमें कंसेप्ट था। इसी को यूज करके फिर बाकी तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम आपको पता ही है, ये डिस्टेंस बराबर इसी स्पीड इंटू टाइम, इसी को अलग अलग तरह से यूज करके यहाँ पर निकाल लिए। तो इतना में समझ